दोस्तों नमस्कार। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे आज हम लोग मॉक टेस्ट 20 को डिस्कस करेंगे। ये आपके बीपीएससी सहित अन्य सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस श्रृंखला के अंतर्गत सभी वीडियो जो भी आएंगे उसे देखिए, ये निसंदेह ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले 19 सेट चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या है 50, जिसमें से कि आपके 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पे इसका फुल मार्क्स रखा गया है 50 और इसके पासिंग मार्क्स है 35। तो यहाँ पे 35 प्रश्न से अगर आप ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन अगर 35 से कम है तो यहाँ पे आपको फेल करार दिया जाएगा। तो आप इस पूरे वीडियो को एग्जाम के तौर पे लीजिए, समझिए कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एकदम से यहाँ पे मैंने जो प्रश्न की प्रकृति को सेट किया है एकदम से हूबहू एकदम से बीपीएससी पैटर्न पे आधारित है। समझिए कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और कॉपी और पेन लेके बैठिए और प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के बाद उसे काउंट करने के बाद मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया। काउंट करने का ये फायदा होगा कि आपको इससे आपकी तैयारी का अंदाजा लगेगा और ये मैं भी जान सकूंगा कि आप 50 में से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों देरी न करते हैं, हम शुरू करते हैं आज का ये 20वां सेट। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहला प्रश्न है। मैं प्रत्येक प्रश्न को पढ़ूंगा और उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। इस बीच आपको प्रश्न को सॉल्व करना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आपको निर्णय करना है कि इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हूबहू सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बादलों वाली रात साफ रातों से ज्यादा गर्म होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग इनमें से क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई तो इसका फाइनल आंसर होगा, लेकिन मुझे यह भी जानना है कि ऑप्शन नंबर ई क्यों होगा। तो ऑप्शन नंबर ई इसलिए होगा क्योंकि इस प्रश्न में जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्राथमिक रंग जो है वो 3 है। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्राथमिक रंग 3 है, लाल, हरा और नीला। जो हमारा पीला यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका अगला प्रश्न है, उच्च तापक्रम को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापक्रम को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पायरोमीटर। उच्च तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए फायदोमीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। फायदोमीटर से जो होता है वो समुद्र की गहराई को मापा जाता है, पानी की गहराई को मापा जाता है फायदोमीटर की सहायता से। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है टेकोमीटर और ऑप्शन नंबर डी में है बैरोमीटर। आप सभी को पता होना चाहिए वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है और जो घूर्णन होती है, घूर्णन की गति को टेकोमीटर में मापा जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से पहचान करें कि किसमें अपनी प्रकाश नहीं होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसमें अपनी खुद की प्रकाश नहीं होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांद। चांद यानी कि मून, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। ये जो चमकता है वो तारों से अपनी रोशनी लेकर चमकता है। ये सभी बातें आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा यानी कि मून, और इसे अपना प्रकाश नहीं है, ये तारों के प्रकाश से चमकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किसी दिखने वाले स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग होता है वो होता है बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बैंगनी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे लेड पेंसिल में लेड क्या होता है। बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में लेड ग्रेफाइट होता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है क्या है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है वह क्या है।
तो इस प्रश्न का आंसर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 8वां प्रश्न, तालिबान क्या है? बताइए, ये काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों ने तालिबान का नाम सुना होगा, तो बताइए तालिबान क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा एक शासक वर्ग। तालिबान एक शासक वर्ग है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 9वां नंबर प्रश्न है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना था? काफी ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फंसा सकता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना था। सावधानी पूर्वक इसे सॉल्व कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ई में कौन सा सेक्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ई में ये जो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन है ये सही होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो बिहार का मुख्यमंत्री बना था, अगर इसकी बात करें तो इनमें से कौन बिहार का मुख्यमंत्री बना था? कर्पूरी ठाकुर जो था वो बिहार का मुख्यमंत्री बना था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ये भी, और अनुग्रह नारायण सिंह, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये दोनों सही होगा। अनुग्रह नारायण सिंह नहीं होगा, बल्कि ये दोनों यहाँ पे सही होगा। कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण सिंह ये दोनों यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अनुग्रह नारायण सिंह और जयप्रकाश नारायण ये कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10वां प्रश्न, इनमें से क्या कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है? कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से क्या है? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ई के अंतर्गत हमारा सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन, क्योंकि कालिदास द्वारा शाकुंतलम और मेघदूतम ये दोनों की रचना किया गया है। तो सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे जो चैनल पे टेस्ट सीरीज आते हैं 66वीं बीपीएससी को ध्यान रखते हुए। तो अगर आप भी 66वीं बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं और परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और इसी तरह के पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा, तो आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे आप पेड लिखकर मैसेज करेंगे। आपको केवल 49 रुपये पे करना है और इसके अंतर्गत आपको 66वीं बीपीएससी तक प्रत्येक दूसरे दिन 50 प्रश्नों का एक सेट दिया जाता है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 49 रुपये पे करके 66वीं बीपीएससी एग्जाम तक के लिए। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप पेड लिखकर मैसेज करें। तमाम जानकारियां पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी वहाँ पर, ये सभी चीज़ें आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेजी जाएगी। तो चलिए ये सब बातें ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मधुबनी किसके लिए विख्यात है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। मधुबनी किसके लिए विख्यात है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मधुबनी चित्रकला के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1857-58 के विद्रोह में अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1857-58 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों से जो लड़ा था, अंग्रेजों ने जिससे लड़ा था वो थे वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, और उसके छोटे भाई अमर सिंह, फिर तात्या टोपे और फिर नाना साहब। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। जो 1857 का और 58 का विद्रोह हुआ था, जो जिसे कि वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, तो इसी युद्ध में अंग्रेजों ने जो लड़ा था वो वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, ये सभी जो ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर ये चारों यहाँ पे सही होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी बिहार में बहती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार में इनमें से कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन के आधार पर यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिहार में सिर्फ गंगा बहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, गंगा नदी बिहार में बहती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिंदरी का खाद कारखाना वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सिंदरी खाद कारखाना अभी वर्तमान में झारखंड में है, और जिसमें झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था वो बिहार के क्षेत्र में पड़ता था। और मैंने आपको कई बार बताया है कि झारखंड का बंटवारा बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था।
और संपूर्ण भूभाग का 46% लेकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सिंदरी खाद कारखाना वर्तमान में किस राज्य में है? तो अभी झारखंड राज्य में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित संस्था योजना आयोग किस क्षेत्र में अपना काम करता था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। आप सभी को पता होगा योजना आयोग एक संस्था थी जिसे कि 1950 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत जो योजना आयोग था इसे समाप्त करके नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। और जो योजना आयोग में इसके जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री होते थे भारत के, और उसी तरह से नीति आयोग में नीति आयोग के भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं नीति आयोग से संबंधित, आप इसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में नीति आयोग से अधिकतर बार प्रश्न पूछा गया है। जब से इसका गठन किया गया है लगभग बार प्रश्न ये पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जाम में, जिसे आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन प्रांतों का मामला है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कावेरी जल विवाद किन प्रांतों का मामला है? तो 16 नंबर का सही आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य का मामला है, इसमें विवाद चल रहा है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अमर्त्य सेन, सीवी रमन और हरगोविंद खुराना। ये तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जबकि नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप सभी को पता है बिस्मिल्लाह खां कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा भारत रत्न पुरस्कार से। चलिए यहाँ पे मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस राज्य से है? आप बताइए कमेंट करके। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप जो भी जानते हैं इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में लिखना चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां प्रश्न, ओरांव क्या है? ओरांव क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ओरांव क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक आदिवासी जाति। ओरांव एक आदिवासी जाति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक ये झारखंड में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन है ओरांव जाति के बारे में कि ये झारखंड से बिलोंग करती है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा को पागल राजा कहा जाता है या फिर आंशिक पागल कहा जाता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा मोहम्मद तुगलक, इसे आंशिक पागल कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रांत बिहार के पश्चिम में स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जबकि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आप एक बार मैप को जरूर देखें और इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैप से संबंधित जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, वे सभी प्रश्नों को आप एकदम से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पौधों में पाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा डीएनए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डीएनए। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू ज्वर निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? डेंगू ज्वर निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू ज्वर एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए यानी कि एडीज मच्छर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खून का थक्का किस कारण से बनता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 24वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थ्रोम्बोसाइटस। हम लोग इस प्रश्न को कुछ इस तरह से भी जानते हैं कि खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। तो यहाँ पे हालांकि प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे खून का थक्का किस कारण से बनता है? तो थ्रोम्बोसाइटस। और उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किस उपग्रह को भारत ने सबसे पहले अंतरिक्ष में छोड़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब अंतरिक्ष में छोड़ा गया था भारत के द्वारा? आप किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत ने आर्यभट्ट उपग्रह को कब अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, जो कि पहला उपग्रह जिसे भारत ने अंतरिक्ष में छोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन चांद पर सबसे पहले उतरा था? तो इसका आंसर होगा अपोलो 11। अपोलो 11 जो सबसे पहले चांद पर उतरा था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है मनुष्य में भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुख गुहा से ये प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है बीटा किरणें क्या होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बीटा किरणें क्या होती है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा विसर्जित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा विसर्जित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अट्ठाईस फरवरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत में विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि एक उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से उपयुक्त में से एक से अधिक मिश्र धातु नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो मिश्र धातु नहीं है। तो इसके अंतर्गत बात करें तो तांबा भी मिश्र धातु नहीं है, और हमारा लोहा ये भी मिश्र धातु नहीं है, सिलिकॉन ये भी मिश्र धातु नहीं है। तो ये तीनों को आप ध्यान रखेंगे, ये मिश्र धातु नहीं है, जबकि पीतल जो ये मिश्र धातु है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गैस वातावरण का भाग है? इनमें से कौन सा गैस वातावरण का भाग है? तो वातावरण का भाग की बात करें तो नाइट्रोजन वातावरण का भाग है, ऑक्सीजन भी वातावरण का भाग है, और ओजोन भी वातावरण का भाग है, जबकि क्लोरीन जो है वो वातावरण का भाग नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। जो वातावरण का भाग है वो हो जाएगा ऑक्सीजन, क्लोरीन और ओजोन। सॉरी, क्लोरीन नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। जो क्लोरीन है ये वातावरण का भाग नहीं है। तो इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
और उसके बाद अगला प्रश्न, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 दिन। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा या तो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन विधेयक या तो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इस प्रश्न का आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहां पर सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की विवाद होती है तो इस विवाद को जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च अदालत है, वहां पे इसे सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से 41 के बाद 50 तक सभी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के हैं और इसे ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी पिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? रेटिंग एजेंसी पिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है 9.5% रहने का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 674 हो गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक राज्य ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे या फिर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लास की सुविधा होती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? इस प्रश्न का आंसर होगा संजीदा चानू। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस योजना के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया था? तो इस तूफान का नाम है निसर्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, निसर्ग इस तूफान का नाम है, जिस वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो ये मिशन फतेह अभियान पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया था कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कुवैत में अभी हाल ही में भारत का नया राजदूत सीवी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीवी जॉर्ज।
अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लरों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? हालांकि ये प्रश्न मैंने एक वीडियो में पहले भी डाला था, तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे मैंने फिर से दोबारा डाल दिया है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में सैलून और पार्लरों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दी है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियां दी गई है, वहाँ पे जाके हमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।